हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाई विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कात्यायन की बुक है, उसका जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखा है। और जिसमें जो है हम लोग सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कल की क्लास में हम लोग जान चुके हैं क्या क्या होता है सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, होराइजन के बारे में, कितने होराइजन होते हैं, तो 5 होराइजन होते हैं। मास्टर होराइजन कौन कौन से होते हैं, O A E B C, इन्हीं को ही हम लोग मास्टर होराइजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में भैया? सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया है आपका सॉइल स्ट्रक्चर, कह रहा है कि मृदा में प्राथमिक कण, जैसे कि आपका बालू हो जाएगा, सिल्ट और क्ले। प्राथमिक कण कौन कौन से हैं? बालू, सिल्ट और क्ले। कह रहा है कि समानता अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि दूसरे कणों से चिपका कर ये निश्चित पद्धति में व्यवस्थित रहते हैं और एक आकार का निर्माण करते हैं, जिससे ही हम लोग मृदा संरचना कहते हैं। जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? बालू, सिल्ट और क्ले अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है, बल्कि एक दूसरे कणों से चिपका कर आपस में जो है निश्चित पद्धति में व्यवस्थित रहते हैं। इसी को हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर को सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और जो सॉइल टेक्सचर था, सॉइल टेक्सचर को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर है इसको बदला जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मृदा कण एक दूसरे से चिपक कर एग्रीगेट्स के रूप में रहते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब होता है एकदम बांधे रहते हैं, बंधे बांधे हो रहते हैं एकदम ना, चिपक कर बंधे रहते हैं एक दूसरे से। और प्रत्येक एग्रीगेट पेट्स या द्वितीयक इकाई कहलाती है ना। और मृदा जिसमें पेट्स और मृदा कण निश्चित पद्धति में व्यवस्थित नहीं होता है और संरचना विहीन कहलाता है। अच्छा, जिसमें पेट्स और एग्रीगेट संरचना सहित नहीं रहेगा तो उसको हम स्ट्रक्चरलेस या संरचना विहीन कहते हैं। ठीक है, अगर संरचना या स्ट्रक्चर वाला होगा तो उसमें पेट्स और एग्रीगेट्स दोनों निश्चित पद्धति में व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है, ये बातें भी याद रखना। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से बंधा होना, है ना, इसी को एग्रीगेट्स कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका, क्या कह रहा है भैया कि जो मृदा के कण हैं, ठीक है, मृदा के कण जो है संरचना विहीन मृदा को दो रूपों या दशाओं में मिलती हैं। जो संरचना विहीन मृदा होती है, यानी कि स्ट्रक्चरलेस मृदा होती है, वो दो दशाओं में मिलती है। पहला दशा दिया है आपका, जैसे आपका सिंगल ग्रेन के रूप में। सिंगल का मतलब हो जाएगा एक, ग्रेन का मतलब हो जाएगा, है ना, एकल। सिंगल ग्रेन के रूप में, सिंगल ग्रेन के रूप में कह रहा है कि इसमें मृदा कण आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये सिंगल होती हैं और ये कण एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, चिपके नहीं होते हैं, और प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। कह रहा है कि ऐसी मृदा में वायु संचार एवं जल का बहाव अधिकतर होता है। ऐसी स्थिति प्राय सैंडी सॉइल और पोर्ट सॉइल के ऊपरी स्तर में देखने को मिलती है। सिंगल ग्रेन, है ना। कह रहा है कि मोटे बालू वाली मृदा में प्रत्येक कण अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी प्रकार के मृदा संरचना का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, सिंगल ग्रेन है तो किसी प्रकार का अलग अलग होंगे, चिपके रहे रहेंगे तो किसी प्रकार का जो है वही रहेंगे, तो किसी प्रकार की मृदा का निर्माण का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात याद रखना, सिंगल ग्रेन में ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं। ठीक है, आगे दिया आपका मैसिव दिया है। मैसिव कह रहा है कि इसमें मृदा के कण आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन दुर्बलता का प्लेन, यानी कि प्लेन ऑफ वीकनेस इसमें नहीं होता है, जिसके कारण यह मैसिव हो जाता है। ऐसी मृदा में पूरे स्पोर नहीं होते हैं। जब पूरे स्पोर या रंध्रावकाश नहीं होंगे तो चिपकेंगे ही नहीं। ठीक है, और कह रहा है जिसके कारण ऊपरी स्तर पर जल धारण बहुत समय तक बना रहता है। ये मैसिव जो स्ट्रक्चरलेस होते हैं, स्ट्रक्चरलेस, वो धान की खेतों में पाए जाते हैं। और कह रहा है जब चिकनी मिट्टी यानी कि क्लेबी सॉइल को गीली दशा में जोता जाता है, तब इसके प्रत्येक कण आपस में बिल्कुल सट जाते हैं और तब मृदा मैसिव या पडल्ट कहलाती है। ऐसी मृदा धान के फसल उत्पादन में उपयुक्त होती है। धान की फसल आप देखेंगे, पडलिंग प्रक्रिया क्या होती है? धान में जो पानी भर कर जुताना, उसी को पडलिंग करते हैं। पडलिंग का मुख्य कार्य होता है कि पडलिंग करने से आपकी जो जल होता है, जल का रिसाव, पर्कोलेशन जल का नहीं होता है। ठीक है, और ये जो मैसिव होता है, हाँ, स्ट्रक्चरलेस होता है, ये धान की खेतों में पाया जाता है, विशेषकर आपकी क्ले सॉइल में। ये बातें भी याद रखना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है मृदा में जल की गति। मृदा में जल की गति, ताप स्थानांतरण, वायु संचार, बल के घनत्व, रंध्रावकाश, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं विकास जैसे मृदा के गुण संरचना से प्रभावित होते हैं।
वास्तव में कितना किसानों द्वारा जुताई गुड़ाई एवं अन्य संबंधित खेती कार्य टेक्सचर की अपेक्षा स्ट्रक्चर से ज़्यादा संभव रहता है। देखो, टेक्सचर जो होता है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना को बदल सकते हैं, क्योंकि उस पर हम जो जुताई ड्राई गुड़ाई ये सब क्रिया करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ये पूछा जाता है किसको बदला जा सकता है, किसको नहीं बदला जा सकता है। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हैं, सॉइल टेक्सचर को नहीं बदल सकते हैं। ये बातें भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया आपका सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, मृदा निर्माण, मृदा संरचना निर्माण। दिया है कि एग्रीगेट्स निर्माण कोलाइडल क्ले की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। एब्जॉर्ब कैटायन की प्रकृति भी इसे प्रभावित करती है। Ca2+ और Mg2+ एग्रीगेट्स या पेड्स निर्माण में ज़्यादा सहायक होते हैं। Ca Mg2+ कहाँ पर ये मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। और कह रहा है कि एग्रीगेट्स निर्माण युक्त क्ले कणों का जल जैसे द्रव का भीगना आवश्यक होता है, क्योंकि जल के अणु द्विध्रुवीय गति यानी कि डाइपोल मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। और सेक्सी ऑक्साइड में जैसे आपका आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। सैंड एवं सिल्ट कणों का जोड़े में सीमेंटिंग एजेंट की भूमिका निभाते हैं। और इस तरह सेक्सी ऑक्साइड से बना एग्रीगेट्स सिलिकेट क्ले से बना एग्रीगेट्स की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है। क्ले की अपेक्षा एग्रीगेट निर्माण में कोलाइडल जो है ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा प्रभावित करता है। अब बात समझिए, मृदा संरचना निर्माण में क्या कहा कि एग्रीगेट्स निर्माण में कोलाइडल क्ले की मात्रा प्रकृति पर निर्भर करती है। ये बात ठीक है, समझ में आ रही है। और कह रहा है कि जब सॉइल का निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये बातें याद रखना। ठीक है, Mg और K ये सॉइल निर्माण प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। ये बातें याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है कि एग्रीगेट निर्माण हेतु क्ले कणों का जल द्रव से भीगना आवश्यक है। जल द्रव से जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक उनका जो है क्या नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्योंकि जल के डाइपोल मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस। और कह रहा है सेक्सी ऑक्साइड जैसे आपका आयरन ऑक्साइड जो है सैंड और सिल्ट कणों के जोड़े में सीमेंटिंग एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जो सेक्सी ऑक्साइड जैसे आपका आयरन और एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या करता है, ये सैंड और सिल्ट कणों को जोड़ने में सीमेंटिंग का कार्य कौन करता है, सीमेंटिंग का कार्य आपके आयरन और एल्यूमिनियम करते हैं। बातें भी ध्यान रखना। ठीक है, और कह रहा है कि इसी तरह सेक्सी ऑक्साइड से बना एग्रीगेट सिलिकेट क्ले से बना एग्रीगेट से अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है। ये बातें भी याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। दिया है आपका टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना के प्रकार, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप जो है सवाल लगा पाएंगे या ठीक है उसके आंसर दे पाएंगे, वरना आप सॉइल साइंस थोड़ा कठिन है और सॉइल साइंस लगभग वीक भी होता है सभी का। ठीक है, कह रहा है इसका तात्पर्य एग्रीगेट की संरचना व्यवस्था एवं आकृति यानी कि अरेंजमेंट एंड शेप से होता है। मृदा कण एक दूसरे से आकार आकृति एवं संरचना ढांचा में भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। दिया कि सामान्यतः मृदा संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंपल ग्रेन, मैसिव एंड एग्रीगेट। सिंगल ग्रेन तथा मैसिव दोनों के बीच की स्थिति एग्रीगेट्स ऑफ पेड्स में होती है, जिससे मृदा कण यानी कि कॉन्सिस्टेबल जैसे छोटे क्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मृदा संरचना के आधार पर। और आगे बढ़ते हैं भैया। शेप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी आकृतियाँ, मृदा संरचना की आकृतियाँ। कह रहा है कि खेत में एग्रीगेट्स की निम्नलिखित आकृतियाँ पाई है, जिसमें आपका पहला है प्लेट के समान आकृतियाँ। किसके समान, प्लेट के समान आकृतियाँ। प्लेट के समान यानी कि प्लेटी लाइक पूछा जाता है आपसे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। कह रहा है कि इसमें पेड्स प्लेट के समान अर्थात चपटे रूप में व्यवस्थित होते हैं, चपटे। और ये प्राकृतिक दशा में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है ना रूप से चटकते या टूटते हैं। प्लेट समान मृदा संरचना सब सॉइल होराइजन जैसे कि आपका बी होराइजन में और वर्जिन सॉइल की ऊपरी सतहों में तथा नवीन डिपोजिट क्ले सॉइल में पाई जाती है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि प्लेट लाइक संरचना कहाँ पाई जाती है, क्या बताएंगे। प्लेट लाइक संरचना याद रखना हमेशा कहाँ पाई जाती है, बी होराइजन पाई जाती है। और ये क्या होती है, ये वर्जिन सॉइल होती है, कुंवारी मृदा होती है ना। जो प्लेट लाइक संरचना होती है वो कुंवारी मृदा में पाई जाती है, खासकर कहाँ, ऊपरी सतहों में। जो ओ होराइजन है, ओ होराइजन में वर्जिन सॉइल आता है। वर्जिन सॉइल या कुंवारी मृदा ओ होराइजन में आता है, तो ये बी भी पूछ सकता है और ओ भी पूछ सकता है। ये बात याद रखना, इसमें प्लेट लाइक संरचना पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रिज्म लाइक के बारे में। प्रिज्म लाइक के बारे में। प्रिज्म लाइक कह रहा है कि एग्रीगेट्स उदग्र रूप इस तरह होते हैं। वो क्या था, वो इस तरह था। ठीक है, ये उदग्र मतलब वर्टिकल हो जाएगा।
वर्टिकल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह की संरचना शुष्क एवं मृदु क्षेत्रों में क्लेवी सॉइल के बी होराइजन में पाई जाती है। ये भी बी होराइजन में पाया जाता है प्रिज्म लाइक, ठीक है। और कह रहा है कि एग्रीगेट्स या पिलर्स का शीर्ष जब समतल में होता है तो ऐसी संरचना प्रिज्मेटिक कहलाती है। क्या होता है, जब एग्रीगेट्स का पिलर का शीर्ष समतल में होता है, ये जब समतल में होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिज्मेटिक कहते हैं। और कह रहा है कि और जब गोलाकार होता है तो उसको कोलुमनार, अगर गोला होगा तो उसको कोलुमनार कहते हैं। और प्रिज्म लाइक संरचना का आकार 15 सेंटीमीटर व्यास तक होता है। ऐसी संरचना प्रिज्म जैसी होती है और इसका मृदा उदक अर्थात नीचे से ऊपर से नीचे टूटती है। ठीक है, लास्ट में सब कुछ छोड़ के यही लिख दिया कि इसका आकार कितना होता है, तो 15 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। ठीक है, और यह क्या होती है, या ऐसी संरचना होती है और ऐसी मृदा उदग्र अर्थात ऊपर नीचे टूटती रहती है, ऊपर नीचे टूटती है। ठीक है, प्रिज्म लाइक दोनों, ऊपर भी टूटेगी नीचे भी टूटेगी, ये बात याद रखना। और जो आपकी प्लेट लाइक थी, प्लेट लाइक भी होराइजन में पाया जाता था, लेकिन ये नवीन वर्जिन साइल होती है। ठीक है, कुंवारी मृदाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं ब्लॉक लाइक के बारे में। ब्लॉक लाइक कराई के मूल एग्रीगेट्स विघटित होकर अनियमित पड़ी सतही घन की मृदा के ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या बनता है, इसमें ब्लॉक का निर्माण होता है और इसका आकार 2 से 8 सेंटीमीटर होता है। जो आपकी प्रिज्म लाइक थी उसका आकार 15 सेंटीमीटर था, लेकिन इसका ब्लॉक लाइक का कितना है, तो 2 से 8 सेंटीमीटर होता है। और कह रहा है कि मृदा संरचना ब्लॉक के समान ही होती है, ब्लॉक के समान होती है और प्रायः अधिक आर्द्रता वाली जलवायु में भारी अधोभूमि यानी कि हैवी सब सॉइल तथा बी होराइजन के ऊपरी भाग में यह मिलती है। यह भी कहाँ पाई जाती है, बी होराइजन में पाई जाती है। यानी कि जो संरचना होती है, याद रखना, बी होराइजन में आपका सॉइल फॉर्मेशन प्रक्रिया होती है, ये बात याद रखना। देखिए सभी प्रक्रिया इसमें हो रही है, सॉइल स्ट्रक्चर कवर किसी में हो रहा है, किसी में बी होराइजन में। कह रहा है कि इसमें 2 तरह की संरचना दिखाई देती है, क्यूब लाइक ब्लॉक की और सब एंगुलर ब्लॉक की। क्यूब लाइक ब्लॉक की और सब एंगुलर ब्लॉक की। ठीक है भैया, जो ब्लॉक लाइक में होती है। क्यूब मतलब घना, सब और सब एंगुलर का मतलब होता है कोण के रूप में, है ना, अर्धकोण के रूप में संरचना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपका दिया है स्फेरोडियल। स्फेरोडियल का मतलब हो जाएगा गोलाकार, गोलाकार की जैसी संरचना। क्या कह रहा है कि ऐसी मृदा के कण गोलाकार या कड़िकामय होते हैं। ठीक है, और इसके प्रत्येक कण एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं और इसे एग्रीगेट्स या पेड्स का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास से अधिक नहीं होता है। जो आपकी प्रिज्म लाइक थी उसका कितना था, 15 सेंटीमीटर व्यास था। और जो आपकी क्या थी, ये 15 सेंटीमीटर आपका क्या था, प्रिज्म लाइक का था। और जो आपके ब्लॉक के समान थे उसका 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर व्यास का था। जो आपकी स्फेरोइडल की गोलाकार है इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर व्यास तक है। ठीक है, और कह रहा है कि ऐसी संरचना ए होराइजन में मिलती है। अब तक को कहाँ मिल रही थी, अब तक बी होराइजन में मिल रही थी, लेकिन ये जो आपकी गोलाकार स्फेरोइडल संरचना है वो आपके ए होराइजन में मिलती है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके कण विशेषता रंध्रयुक्त होते हैं, इसमें क्रम कहा जाता है, तभी से क्रम कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है, ए होराइजन पाया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि यह फरोस्लाइस का विशेष गुण होता है ना, और जो विस्तृत तौर पर जल्दी परिवर्तित होता है। ऐसी संरचना पौधे के विकास के लिए उत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें जैविक द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। सैंडी सॉइल की अपेक्षा के लिए सॉइल में क्रम्स का निर्माण ज़्यादा विकसित होता है। मृदा में कलम ह्यूमस, क्ले, ह्यूमस और लाइम की उपस्थिति क्रम्स के निर्माण को बढ़ाता है। अच्छा, अब अगर पूछ ले कि खेती के लिए हम जो है कौन सी संरचना का उपयोग करते हैं या कौन सी संरचना हमारे लिए सबसे अच्छी होती है, तो आप याद रख लेना कि क्या होती है, वो क्रम भी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संरचना किसानी या खेती के लिए की जाती है जो अच्छी रहती है, तो वो आपकी क्रम भी होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, क्या है, क्रम भी है, गोलाकार के अंतर्गत आती है। और ए होराइजन में सारी प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं। ओ हो गया तो आपका जंगल का मन हो जाएगा, ए में ही हम लोग आपकी कृषि का कार्य करते हैं। इसलिए याद रखना कि जो ए होराइजन में उसे क्रम लाइक या ग्रेनुलर लाइक संरचना पाई जाती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपको मृदा संरचना का अन्य वर्गीकरण। मृदा संरचना का अन्य वर्गीकरण यानी कि अदर क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि सॉइल प्रोफाइल में ही एग्रीगेट्स के आकार, आकृति एवं घन भिन्न भिन्न होते हैं सॉइल प्रोफाइल में। और बी होराइजन का एग्रीगेट्स बड़े आकार का होता है क्योंकि ऊपरी सतह के भार के कारण
मृदा नमी में कम बदलाव होने से मृदा कण कम फैलता सिकुड़ता है। अर्धशुष्क क्षेत्र के प्रोफाइल ए होराइजन यानी कि ग्रेनुलर या स्पोरोडियल होता है, बी होराइजन प्रिज्मेटिक होता है और शीत क्षेत्रों में ए होराइजन के एग्रीगेट्स तो ग्रेनुलर होते हैं। अच्छा, और लेकिन कह रहा है कि बी होराइजन के प्लेटी या ब्लॉकी होते हैं। अब समझो बात हमारी, क्या कहा, ये बोला कि अर्धशुष्क क्षेत्र में प्रोफाइल ए होराइजन के ग्रेनुलर होते हैं, बी होराइजन के प्रिज्मेटिक होते हैं और आधा शीत क्षेत्रों में ए होराइजन के ग्रेनुलर होते हैं। ठीक है, समझना, पीछे बता चुका है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि सॉइल एग्रीगेट्स के अनुसार मृदा की संरचना की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है सॉइल हैविंग डिफिनिट क्लीवेज यानी कि मृदा जिसमें निश्चित विदलन हो और जिसमें निश्चित विदलन ना हो, वही आपके दो प्रकार से बांटे गए हैं। और दिया है सॉइल हैविंग डिफिनिट क्लीवेज यानी कि 3 रूप में पाया जाता है, यानी कि जिसमें विदलन होता हो 3 प्रकार में पाया जाता है। दिया आपका पहला वर्टिकल क्लीवेज, इसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, प्रिज्मेटिक और कोलुमनार स्ट्रक्चर पाया जाता है। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज में आपके प्लेटी लेमिनार ये भी संरचना पाई जाती है। और तीसरा दिया आपका मिक्स्ड क्लीवेज यानी कि दोनों पाई जाते हैं, तो इसमें कौन कौन सा होता है, ब्लॉकी भी होगा, नट लाइक होगा, ग्रेनुलर होगा, क्रम लाइक होगा ना। ये सब प्रक्रियाएं जो है आपके मिक्स्ड क्लीवेज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिलाकर पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे कह रहा है भी सॉइल हैविंग इंडिफिनिट क्लीवेज में सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर, एग्रीगेट्स का बड़ा रूप ढेला क्लाउड कहलाता है। ठीक है, ये बातें याद रखना सॉइल हैविंग इंडिफिनिट क्लीवेज में। लेकिन जो आपके क्या थे, आपके जो सॉइल हैविंग डिफिनिट क्लीवेज थे, इसमें जो है इसमें जो है कण अच्छी मात्रा में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके इनडिफिनिट क्लीवेज होते हैं उसमें बड़े कण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे दिया भैया आपका मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक मृदा संरचना को प्रभावित करते हैं, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल स्ट्रक्चर में जो प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताया गया है। जिसमें आपका पहला दिया है सॉइल मैनेजमेंट, मृदा का प्रबंध में क्या कह रहा है कि उचित फसल चक्र के साथ उचित कर्षण, है ना। मान लीजिए आपने धान की फसल ली तो उसके लिए क्रियाएं भी करनी चाहिए, इसके लिए उचित कर्षण भी करिए, अच्छी मृदा संरचना बनी रहती है उससे। और मृदा नमी की अनुकूल स्थिति में खेत की जुताई कर दानेदार संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो है आपके सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। और दिया अधिशोषित धना यानी कि ज्वार कटायन में सोडियम प्लस पोटेशियम मृदा कणों को विखोर देता है, जबकि Ca2 यानी कि कैल्शियम और बोरान क्या बेरिलियम क्या करता है, मृदा कणों के इरिगेशन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उसी तरह घुलनशील लवणों की उपस्थिति फ्लोकुलेशन को बढ़ाती है। तीसरा दिया है आपका सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, तो सूत्रनीमा, फंजाई और कार्बनिक पदार्थ के सड़न जीवों द्वारा अवघटित उत्पाद का मृदा संरचना पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मृदा कण एक दूसरे से चिपके होते हैं, केंचुए का वर्ज्य पदार्थ कीटों, चूहों और खरों द्वारा बिल बनाने की प्रक्रिया से मृदा संरचना प्रभावित होती है। ये बातें याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे कह रहा है जो है मृदा आर्द्रता यानी कि वेरिएशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, इसमें क्या कह रहा है कि मृदा के सूखने से मृदा में दरार पड़ जाती है और ढेले का निर्माण हो जाता है। जिस मृदा में जल निकास अच्छी नहीं होती है उनकी संरचना अच्छी नहीं होती है, बात रखना, खासकर आपकी काली मिट्टी में पाई जाती है। और कार्बनिक पदार्थ यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या कह रहा है कि मृदा में पदार्थ डालने से मृदा कणों को आपस में बांधने की क्षमता, जल धारण क्षमता और रुद्धता बढ़ जाती है। ह्यूमस के जुड़ने की क्षमता और कुछ अकार्बनिक यौगिकों जैसे आयरन ऑक्साइड के समतुल्य होती है, यानी कि जो आयरन ऑक्साइड है और जो ह्यूमस है ये लगभग बराबर होते हैं। इनको खेत में डालने से ह्यूमस को क्या होता है, हमेशा में सुधार होता है मृदा संरचना में। अब हम बात करते हैं पीडी के बारे में। पीडी का मतलब हो गया आपका पार्टिकल डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इसको नोट कर लेंगे। पीडी कण घनत्व के बारे में, किसी भी जो आपकी सॉइल होती है उसका कण घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपका दिया है, कह रहा है कि यह मृदा ठोस यानी कि सॉलिड सॉइल के इकाई आयतन का द्रव्यमान या भार होता है। इसे पीडी या डीपी से प्रदर्शित करते हैं, तो आप पीडी लिख सकते हैं, तो आप डीपी लिख सकते हैं। इससे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और कह रहा है कि पहले इसे रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते थे, लेकिन अब नहीं, अब उसको पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ये बात याद रखना। अब मान की बात करते हैं, क्या है कि जो ज़्यादा मिनरल सॉइल के पीडी यानी कि पार्टिकल डेंसिटी में या कण घनत्व 2.60 से 2.75 ग्राम प्रति
क्यूबिक मीटर पाई जाती है। ये mg आपके क्या होती है, मीटर प्रति क्यूब में पाई जाती है। मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर में होता है। मेगाग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में कितना होता है, पीडी का मान 260 से 275 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 260 से 75 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। 1 mg बराबर क्या होता है, 10⁻6 ग्राम। आकलन के लिए औसत कृषक, है ना, मिनरल सरफेस सॉइल का पीडी लगभग 2.65 ग्राम प्रति क्यूबिक पाया जाता है या लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉइल होती है, सॉइल के पीडी कितनी होती है, पीडी कितनी होती है, 2.65 या 6 पाई जाती है पीडी, ये बात याद रखना। और कार्बनिक पदार्थ का पीडी हमेशा 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर क्यूब होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये बात याद रखना। कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपका दिया है कण घनत्व के बारे में, बता रहा है कण घनत्व खनिज के रासायनिक संगठन एवं क्रिस्टल संरचना पर निर्धारित होता है। किसी खनिज के कणों के आधार एवं मृदा ठोस के व्यवस्थित ढंग पीडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीडी पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन आप बीडी जब कर देंगे तो बीडी पर प्रभाव है। बल्क डेंसिटी का जो प्रयोग करें ह्यूमस डाल देंगे तो बीडी क्या होगी, घटने लगेगी, याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है आपका बीडी के बारे में, यानी कि बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व कहते हैं आप, स्थूल घनत्व या ऑपरेटिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको क्या कह रहा है भैया कि मृदा ठोस एवं रंध्रावकाश सहित सूखे मृदा के इकाई अनुपात का द्रव्यमान या भार क्या कहलाता है, बीडी कहलाता है। बीडी मतलब सूखा पदार्थ, है ना। और रंध्रावकाश के बारे में जानते हैं, बीडी में बल्क डेंसिटी कहते हैं। और कह रहा है कि क्ले सिल्ट, लोम इत्यादि जैसे महीन कणों या गठन वाले मृदा यानी कि फाइन टेक्सचर्ड सॉइल का बीडी सैंडी सॉइल की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि फाइन टेक्सचर्ड सॉइल में अधिक रंध्रावकाश और पोर स्पेस होता है। जिस मृदा की ठोस की अपेक्षा अधिक रंध्रावकाश होता है उसका बीडी कम होगा, अर्थात पोर स्पेस में बढ़ोतरी बीडी को घटाता है। पोर स्पेस में जब आपकी वृद्धि हो जाएगी, रंध्रावकाश में जब आपकी वृद्धि होगी तो क्या होगी, बीडी घट जाएगी। इसलिए बीडी का मान कितना होता है, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। पीडी का आधा होता है, पीडी कितना होता था, पीडी 0.66 होता है, लेकिन ये क्या है, 1.33 है, ये बात याद रखना। पूछा जाता है क्वेश्चन की मृदा का पीडी क्या है, बीडी क्या है, तो पीडी आपका क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी 2.66 और बीडी क्या होगी 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये बातें भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे कह रहा है कि सॉइल प्रोफाइल में नीचे की ओर जाने पर बीडी बढ़ता है। नीचे की ओर जब जाएंगे आप तो बीडी बढ़ेगा ना, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, एग्रीगेशन भी कम होती है, और जड़ का प्रवेश क्या होता है भैया, इन्हीं क्षेत्रों में कम होता है। जब नीचे जाएंगे तो जड़ का प्रवेश नीचे कम होता है, और साथ ही ऊपरी परतों के भार का कल्याण मृदा ज़्यादा ठोस हो जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना। और कह रहा है कि ऊपरी सतह की मृदा का बीडी सभी दशाओं में सस्सन क्रॉपिंग से बढ़ती है और उसी अनुपात में रंध्रावकाश कम होता है। जब आपकी एग्रोनॉमिक क्रियाएं या फिर आपकी क्रॉप मैनेजमेंट की जाएंगी तो क्या होंगी, उसमें पोर स्पेस जो है कम होंगे। जब पोर स्पेस कम होंगे तो क्या होगी, बीडी घटेगी, ठीक है। पोर स्पेस में बढ़ोतरी, जब पोर स्पेस ज़्यादा होंगे तब बीडी बढ़ेगी, और जब पोर स्पेस कम होंगे तो बीडी घटेगी, है ना। तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्रॉप का यानी कि क्रॉप रोटेशन अपनाएं, जिससे बीडी पर कोई प्रभाव न पड़े। सामान्य मृदा की बीडी कितनी होती है, 1.3 पे, लेकिन जो बीडी होती है वो 2.66 होती है ग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये बातें याद रखना। यहीं से क्वेश्चन उठता है पीडी और बीडी से, ठीक है। तो भैया आपका ये प्रोफाइल जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। और कल हम बात करेंगे सॉइल कलर के बारे में, यानी कि कौन कौन से सॉइल होते हैं और उनके जो है कलर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।